नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी तासिका में विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विराम चिन्हों का भाषा व्याकरण में बड़ा महत्व है। बच्चों, आपने विराम चिन्ह की जानकारी कक्षा 5वीं से शुरू की है। हर एक कक्षा में आपको दो दो विराम चिन्ह सिखाए गए हैं। अभी 7वीं कक्षा में हम पहले की जो आपने सीखी है वो विराम चिन्ह, यानी 5वीं कक्षा में 2 चिन्ह सिखाए होंगे, 6ठी में 2 सिखाए होंगे, तो वो 4 और उसके अलावा 3, ऐसे 7 चिन्हों का अभ्यास करने वाले हैं। वैसे तो हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 20 चिन्हों का इस्तेमाल होता है और पाठ्य पुस्तक के मुताबिक हम 13, यानी 10वीं तक 13 विराम चिन्हों की पढ़ाई करते हैं। 13, तो उसमें से 7 विराम चिन्हों की जानकारी हम 7वीं कक्षा में करने वाले हैं। तो पहले 7 चिन्हों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। रुकना यानी विश्राम करना, आराम करना। यानी जब भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो लगातार एक रट जैसे नहीं बोलते। अगर कोई इस प्रकार बोलता है तो हम उसको रुकाते हैं और बीच में कहते हैं, अरे स्लो स्लो, धीरे से बोलो, बड़ा फास्ट मत करो। आपने भी देखा होगा, टीचर जब भी क्लास में रीडिंग लेती है तभी कोई कोई बच्चे उसे बहुत खूबी से विराम चिन्हों का सही मतलब जानकर उस प्रकार अपनी भाषा या जो अपना पठन है, वाचन भी एक कला है बच्चों। और वाचन कला को अगर आप विकसित करना चाहते हो, रीडिंग के अगर आप पूरे मार्क्स कमाना चाहते हो, तो इन विराम चिन्हों की जानकारी लेना जरूरी है और उसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। यह विराम चिन्ह हमें वाक्य में बोलते समय या पढ़ते समय कहाँ और किस प्रकार रुकना है, इसकी जानकारी देते हैं। और इसीलिए हमें विराम चिन्हों का अभ्यास करना, विराम चिन्हों की जानकारी लेना आवश्यक है। बातचीत के समय हम लोग बीच बीच में सांस लेते हैं तो कहीं भी हम नहीं रुक सकते। इसीलिए हमें एक सेंटेंस के बाद ऐसे अलग अलग चिन्ह, आपने अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ा होगा तो आपने अलग अलग चिन्ह उस पाठ्य पुस्तक की भाषा में आपके लेसन्स में देखे होंगे। तो आज उस चिन्हों के नाम और उनका उपयोग और किस प्रकार उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यह इस तासिका में हम सीखने वाले हैं। तो जब भी हम कथन करते हैं या हम पढ़ते हैं, पठन करते हैं, तो रुकना चाहिए। हर एक चिन्ह का मतलब होता है, उस चिन्ह को उसी प्रकार रुकना चाहिए। और यह जो रुकने की प्रक्रिया है, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार लिखते समय भी हम कई स्थानों पर रुकते हैं, पढ़ते समय भी हम कई स्थानों पर रुकते हैं। और ये रुकना हमारा विशेष भाव प्रकट करता है। यह रुकना हमारा विशेष भाव, हमारा एक्सप्रेशन प्रकट करता है। तो यह एक्सप्रेशन जो है, यह अलग अलग चिन्हों में दिखाया जाता है और इन्हीं चिन्हों की सहायता से हम अपना एक्सप्रेशन, या फॉर एग्जाम्पल हम जानकारी दे रहे हैं, सीधा सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हम उस वाक्य के पूरा होने पर क्या करेंगे, हिंदी में एक डंडी लगाएंगे। हिंदी में पूर्ण विराम डंडी के रूप में दिया जाता है। तो यह डंडी लगाएंगे। अगर हमारा भाव किसी के पास से उत्तर की अपेक्षा करने वाला है, हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, हमें उम्मीद होती है कि उसका आंसर, उसका जवाब सामने वाली व्यक्ति हमें दे, तो जो हमारा सेंटेंस है तो उसे टोन में हमें बोलना चाहिए
कि जिसके आगे हमारा प्रश्न चिन्ह निर्देशित होगा। हाँ, तो इस प्रकार हमारा जो भाव है वह प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का हमें बड़ा उपयोग होता है, और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और इसकी जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। तो बच्चों, अभी हम विराम चिन्हों के प्रकार की ओर चलते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि वैसे हिंदी भाषा में 20 विराम चिन्हों का इस्तेमाल होता है, और मुख्य रूप से उसमें से 13 विराम चिन्ह हम हमारी भाषा में पढ़ते समय या लिखते समय इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए 10वीं कक्षा तक हमें इन 13 चिन्हों की पढ़ाई करनी है। उनमें से 7 चिन्ह हम 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो 7 कौन से चिन्ह है, मैंने आपको चार्ट में दिखाया है। देखो, पहला पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। दूसरा अर्ध विराम यानी सेमीकोलन। तीसरा अल्प विराम यानी कॉमा। चौथा प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 5वां विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद 6ठा जो है वह है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा, उदाहरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। ये 2 प्रकार के होते हैं, दोनों हमें सीखने हैं। एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा। और 7वां हमें सीखना है वह है संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसको योजक हाइफन, योजक चिन्ह यानी हाइफन, यह हमें सीखना है। तो इस प्रकार 7 चिन्हों की पढ़ाई आज हम हमारी कक्षा में करने वाले हैं। बच्चों, ये 7 जो चिन्ह मैंने अभी आपको रीड करके दिखाए, उनमें से पहले 5 है ना, वह मुख्य विराम चिन्ह है। उसका उपयोग हमें हमेशा होता है डे टू डे लाइफ में, बोलते समय, लिखते समय। ये मुख्य विराम चिन्ह है। कौन से? एक पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक। इन विराम चिन्हों का हम उपयोग हर दिन डे टू डे लाइफ, हमारे जब भी हम बातें करते हैं एक दूसरे से, तभी इन 5 चिन्हों का हमेशा उपयोग होता है। इसके अलावा जो हम दूसरे 2 चिन्ह इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं, उदाहरण चिन्ह और योजक चिन्ह, ये अतिरिक्त चिन्ह है जो हमें हमारी भाषा को शुद्धता से लिखने के लिए, हमारी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, लेकिन विराम लगाने के लिए मदद करते हैं। वहाँ भी उनका, परंतु उसका क्या है, शुद्ध अर्थ होता है, शुद्ध लिखना होता है, लेकिन वहाँ विराम आवश्यक है। और ये जो है उदाहरण चिन्ह और योजक चिन्ह, यहाँ हम जैसे दूसरे चिन्हों के लिए हम विराम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के लिए पूरा वाक्य होने के बाद 1 सेकेंड हम रुकते हैं। अर्ध विराम के लिए भी हमें थोड़ा सा रुकना होता है। अल्प विराम के लिए भी हमें उसका अलगपन दिखाने के लिए रुकना होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह के लिए भी हमें हमारा वह वाक्य प्रश्नार्थक है, यानी सामने वाले व्यक्ति से हमारे उत्तर की, जवाब की अपेक्षा है, यह निर्देश करने के लिए रुकना होता है। और हमारे जो भाव है, फीलिंग्स है,
जैसे दुख, घृणा, आनंद, हर्ष, आश्चर्य, शोक, यह जो फीलिंग्स है वह व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क का उपयोग किया जाता है। और ये 5 जो है ये मुख्य चिन्ह है जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और बाकी के 2 और उसके आगे के जो चिन्ह है वह हमें हमारी भाषा शुद्धता से लिखने के लिए, हमारी भाषा शुद्ध रूप से लिखने के लिए उपयोग करते हैं। वहाँ विराम की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ हम विराम नहीं लेते, लेकिन उन चिन्हों का हमें उपयोग करना चाहिए, उससे हमारी भाषा शुद्ध बनती है। यह हम अभी एक एक प्रकार सीखेंगे, तभी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस प्रकार इन चिन्हों का उपयोग होता है और हमें किस प्रकार इसका उपयोग करना चाहिए। तो हमारा पहला प्रकार की ओर हम चलते हैं। हमारा पहला प्रकार है पूर्ण विराम, या हिंदी में हम उसको पाई भी बोलते हैं ना, स्टैंडिंग लाइन रहती है। तो बच्चों, हिंदी का ये जो चिन्ह है ना पूर्ण विराम, ये हिंदी का ओरिजिनल चिन्ह है, क्योंकि ये जो चिन्ह है ना फुल स्टॉप, ये दूसरी भाषा में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। यह चिन्ह दूसरी भाषा में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। यह हिंदी का बहुत पुराना विराम चिन्ह है, या ओरिजिनल विराम चिन्ह है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जब भी हम वाक्य बनाते हैं या हम आपस में बातें करते हैं, किसी को जानकारी देते हैं, तो हर एक वाक्य के बाद हमारा पूर्ण विराम लगता है। तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में। इस चिन्ह द्वारा कथन, या जो भी हम कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसकी पूर्णता, यानी एक बात पूरी कंप्लीट होने के बाद, कल पाठशाला जाना है, एक बात पूरी हो गई तो वहां हम पूर्ण विराम लगाएंगे। शिक्षक ने आते समय पाठ्य पुस्तक लाने के लिए कहा है, दूसरी बात पूरी हो गई, वहां पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हम जब कथन करते हैं, बातें करते हैं या लिखते हैं, तो हर एक पूर्ण वाक्य के अंत में, एंड में पूर्ण विराम देना जरूरी है। बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। जब भी एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है, आप उत्तर तो पूरा सही लिखते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे उत्तर पूरा लिखने के बाद पूर्ण विराम देना भूल जाते हैं। पूर्ण विराम का वहां बड़ा महत्व है, नहीं तो आपकी बात अभी भी इनकम्प्लीट है, अधूरी है। यह उसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने देखो 2 वाक्य आपको दिए हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वाक्य बात खत्म हो गई है। जो मुझे आपको बताना था वो पूरा हो गया है, अर्थपूर्ण वाक्य बना है, मीनिंग समझ में आता है उसमें से। तो इस वाक्य के अंत में क्या आएगा? पूर्ण विराम। हिंदी में पाई आ जाएगी। और ये पाई लगाते समय या पूर्ण विराम लगाते समय जिस लाइन पर आप लिख रहे हो ना, तो यह पूर्ण विराम की लाइन लगाते समय उस लाइन के आधा ऊपर और आधा नीचे आनी चाहिए। अगर आप शब्द के आगे जोड़ोगे तो वह काना जैसा लगेगा। इसीलिए ध्यान में रखो कि पूर्ण विराम लगाते समय जिस लाइन पर आप वाक्य लिख रहे हो, उस लाइन के आधा ऊपर और आधा नीचे आपका पूर्ण विराम होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया है। तो पूर्ण विराम आपको समझ में आया? अभी दूसरा प्रकार अर्ध विराम। अर्ध विराम शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है बच्चों। अर्ध विराम का अर्थ उस शब्द में छुपा हुआ है। कैसा विराम? अर्ध, यानी पूर्ण विराम भी नहीं है और अल्प विराम भी नहीं है, यह अर्ध है। यानी एक डॉट लगाकर उसके नीचे कॉमा जैसा लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विराम, या इंग्लिश में आप उसे
सेमी कोलन बोलते हैं, सेमी कोलन बोलते हैं ना। तो यह अर्धविराम जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम, आई बात समझ में? पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? अर्थपूर्ण पूरा वाक्य होने के बाद अंत में पूर्ण विराम आता है। तो यहाँ हमें पूरा रुकना नहीं है और कम भी रुकना नहीं है, लेकिन अलगपन दिखाना है। यहाँ हमें पूरा रुकना नहीं है और कम भी रुकना नहीं है, तो हमें अलगपन दिखाना है। वो पूरा भी हुआ है, लेकिन हमें वहाँ हमारी बात खत्म नहीं करनी है, कैरी ऑन करनी है बच्चों। ध्यान में लो कि अर्धविराम, अर्धविराम यानी फुल स्टॉप भी नहीं और कॉमा भी नहीं, दोनों साथ में। लेकिन अर्धविराम लिखते समय या लगाते समय हिंदी में एक डॉट और कॉमा यानी बाकी लैंग्वेज में है उसी प्रकार लगाया जाता है। तो यहाँ पूरा वाक्य कंप्लीट होता है, लेकिन हमें पूरा स्टॉप, हमारी बात वहां खत्म नहीं करनी है, कैरी ऑन करनी है। और वो जो अलगपन है कि ये दो वाक्य है, लेकिन वो दोनों वाक्यों में अलगपन है। अभी दोनों वाक्यों को हम एक साथ एक ही झटके में नहीं बोल सकते, बराबर ना? ऐसे एक झटके में पटापट पटापट बोलना, उसे हम कहते हैं बड़ा फास्ट किधर जा रहे हैं, कितना सांस लो जरा, रुको रुको रुको, बराबर ना? तो सांस लेने जरूरी है। बिना सांस के तर रीड करोगे तो मीनिंगलेस हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो अर्धविराम यानी जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है। यानी पूर्ण विराम वहाँ वैसे तो आ सकता है, लेकिन हमें पूरा रुकना नहीं है, क्योंकि हमारी बात हमें आगे कंटिन्यू करनी है। तब वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे, जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था, वाक्य एक पूरा हो गया है, लेकिन इस वाक्य का थोड़ा आधापन, अधूरापन दिखाई देता है कि आगे क्या हुआ। फिर समझता था तो आगे क्या हुआ, तो आगे का वाक्य कंटिन्यू होने वाला है। जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था, यहाँ अर्धविराम का उपयोग हुआ है, वही मेरा दुश्मन बन गया। वाक्य कंप्लीट, अर्थ पूरा समझ में आया। समझ में आया आपको? यहाँ अर्थ पूरा समझ में आता है दो वाक्यों को बनाने के बाद। कभी कभी इस प्रकार के वाक्य हम बनाते हैं, बातें करते समय या लिखते समय इस प्रकार के वाक्य बनते हैं कभी कभी। मैं खाना खाने वाला था, लेकिन मेरा पेट भर गया है। तो मैं खाना खाने वाला था, उसके बाद आपका अर्धविराम आएगा और मेरा पेट भर गया है, यह पूरी बात समझ में आती है। मैंने पढ़ाई पूरी की है, लेकिन किताब घर में भूल गया। इन वाक्यों का उपयोग हम करते हैं हमेशा, शायद हर एक पीरियड में ना। टीचर, आई डिड माई होमवर्क बट आई फॉरगॉट माई बुक, बराबर ना? तो इसी प्रकार का हिंदी में वाक्य आप बनाओगे कि मैंने पढ़ाई पूरी की है, लेकिन पाठ्यपुस्तक घर में या वर्कबुक घर में रह गया या नोटबुक घर में रह गया। तो मैंने पढ़ाई पूरी की है एक बात, पाठ्यपुस्तक घर में रहना या नोटबुक घर में रहना दूसरी बात। लेकिन दोनों बातें हम साथ में एक वाक्य में जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों वाक्यों में दो अलग घटना है, अलग क्रिया है। मैंने होमवर्क किया था, अलग क्रिया। किताब घर छोड़ आया, अलग क्रिया। ये दोनों वाक्यों को एक साथ जब भी हम एक वाक्य में जोड़ते हैं, जोड़ना पड़ता है क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। एक वाक्य का अर्थ दूसरा वाक्य बोलने पर ही समझ में आता है। अगर तुम टीचर मेरे को कहेगा
कि टीचर मैंने होमवर्क पूरा किया है, टीचर कहेगी हाँ तो दो बुक, किताब दो, फिर वही तो मैं बोल रही हूँ, किताब दो। तो आपको पूरी बात वहाँ कहनी जरूरी होगी अगर आपके पास किताब नहीं है। टीचर मैंने पढ़ाई की है लेकिन किताब घर छोड़ाया, तब आपकी बात अर्थपूर्ण हो जाती है, तब आपकी बात पूरी हो जाती है और एंड में पूर्ण विराम आता है। लेकिन ये दो वाक्यों में अलग क्रिया है, अलग वाक्य है, और इनका अलगपन दिखाने के लिए आपको अर्धविराम का उपयोग करना होता है। आई बात समझ में? वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। देखो इस वाक्य में 3 वाक्यों को जोड़ा है, कंटिन्यूएशन है ना, 3 से ज्यादा भी आप जोड़ सकते हैं। कल मेरे मित्र आए, हम बैलगाड़ी में बैठे, घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। बराबर? ऐसी कितनी सारी बातें आप जोड़ते रहते हैं, एक बात दूसरे ऊपर निर्भर रहती है। पूरी बात कहने पर अगर मैंने पूछा पिकनिक में आपने क्या क्या मजे किए, तो आप मुझे एक ही बात बताओगे क्या? आपको कई सारी बातें कहनी होगी। बराबर? और कई सारी बातें आपको उस प्रश्न का उत्तर में लिखनी है, यानी आपको पूरी बातें बतानी है, और हर एक बात के बाद आपको अर्धविराम का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बात आपका एक वाक्य होगा। हम बस में बैठे, बस से रिसोर्ट में गए, वहां हमने पानी में छलांग लगाई, खूब तैरे, अच्छे से खाना खाया, अलग अलग खेलों का आयोजन था, शाम तक बड़े मजे किए और हम घर लौट आए। फुल स्टॉप। और लेकिन हर एक बात वाक्य के बाद आपका क्या आएगा? अर्धविराम आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि अर्धविराम आपको समझ में आया होगा। तीसरा है अल्प विराम। अल्प, बहुत कम। अल्प यानी बहुत कम। इस चिन्ह का उपयोग अलगपन दिखाने के लिए कहते हैं, अलगपन दिखाने के लिए। लेकिन पहले वाक्य में हम लोग ने अर्धविराम सीखा, ये भी अलगपन, लेकिन ये वाक्यों का अलगपन था, यहाँ शब्दों का अलगपन बच्चों। अल्प विराम यानी कॉमा, कॉमा का इस्तेमाल शब्दों का अलगपन दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जब भी हम बहुत सारे फलों के नाम लेते हैं, फूलों के नाम लेते हैं, बच्चों के नाम लेते हैं, सब्जियों के नाम लेते हैं, आई बात समझ में? हाँ, या खिलौने के नाम लेते हैं, तो उस चीज का, वस्तु का अलगपन दिखाने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होता है या अल्प विराम का इस्तेमाल होता है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, अर्धविराम और अल्प विराम, इसीलिए मैंने दोनों साइड बाय साइड लिए हैं कि आपको डिफरेंस समझ में आए। अर्धविराम, यह डॉट एंड कॉमा, यह वाक्य का अलगपन दिखाता है, पूरे वाक्य का। और कॉमा, सिर्फ कॉमा, अल्प विराम, यह शब्दों का अलगपन दिखाता है, वस्तु का अलगपन दिखाता है। हाँ, तो अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय पर रुकना। पढ़ते समय अगर मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसको कैसे हम पढ़ेंगे? मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं, पूर्ण विराम। मेज पर आलू, केला और अमरूद, तो आलू, केला, बारीक सा हम लोग ने छोटा सा अल्प कम समय के लिए क्या किया है? विराम लिया है या रुक गए हैं। पढ़ते समय, बोलते समय, ऐसे जब भी शब्द है अलग अलगपन दिखाने के लिए, कभी कभी हम बच्चों के नाम लेते हैं, कभी सब्जियों के नाम लेते हैं, या अगर मैंने कहा कि अभी क्रिसमस में क्या क्या मिठाई बनती है, तो आप अलग अलग मिठाइयों के नाम लोगे ना, तो वहाँ किसका इस्तेमाल होगा? अल्प विराम का, कॉमा का। उसी प्रकार जब भी हम किसी को संबोधते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी का नाम लेते हैं और उसके आगे सेंटेंस करते हैं, जहाँ जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, रवि इधर आओ।
रवि के बाद मैं रुकूंगी कि रवि का ध्यान मेरे ऊपर आ जाए और बाद में मैं सेंटेंस कहूंगी, रवि इधर आओ। जैसे कक्षा में सब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कोई मस्ती कर रहा है तो मैं शायद कहूंगी आर्यन, और जब भी आर्यन मेरे ऊपर देखेगा तभी मैं आगे का सेंटेंस कहूंगी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, या तुम्हारा ध्यान कहाँ है, या तुम क्या कर रहे हो। समझ में आया? तो जब भी नाम लेकर आगे का सेंटेंस होता है ना, तभी नाम के बाद इस अल्पविराम का कॉमा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि अर्धविराम क्या है और अल्पविराम क्या है। अर्धविराम यानी एक डॉट और कॉमा, यह पूरे वाक्य, बहुत 4-5 वाक्य या 2 वाक्य आते हैं ना, तभी वाक्यों का अलगपन दिखाते हैं। और अल्पविराम क्या करता है, शब्दों का, चीज़ों का अलगपन दिखाता है, या किसी को जब भी हम संबोधते हैं तभी यह अलगपन दिखाया जाता है। हाँ, तो ये 2 चिन्ह आपको समझ में आए। अभी हम चौथा चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये तो आप सबको मालूम है क्योंकि ये 5वीं कक्षा में सिखाया जाता है, बराबर ना। प्रश्न सूचक, यह चिन्ह हमें सूचित करता है कि वाक्य में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, या जिस वाक्य के अंत में प्रश्न पूछा जाता है उसे दिखाने के लिए या उसे संबोधित करने के लिए उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं उसको। तो प्रश्न सूचक चिन्ह यानी जिस वाक्य के अंत में, के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह होगा तो हमें क्या समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कभी हम पूछते हैं जब हमें सामने वाले व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करनी होती है, कुछ जानने की हमारी इच्छा होती है, और ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग होता है। तो प्रश्न सूचक वाक्य जब भी हम पढ़ते हैं, कोई कोई बच्चे सीधे टोन में ही जैसे पूर्ण विराम का वाक्य बोलते हैं ना, उसी टोन में प्रश्न सूचक वाक्य पढ़ते हैं। नहीं बच्चों, प्रश्न सूचक वाक्य, अगर किसी वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह है तो आपको उसका टोन उसी प्रकार आना चाहिए कि तुम कब तक वापस लौटोगे, तुम कब वापस लौटोगे, ऐसा सीधा नहीं पढ़ते पढ़ते। तुम्हारा यहाँ प्रश्न सूचक होना, प्रश्न सूचित करना जरूरी है। तुम कब तक वापस लौटोगे, या दूसरा वाक्य, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ। नहीं तो कभी कभी बच्चे आते हैं और दरवाजे पर खड़े रहते हैं, यानी जब भी प्रश्न सूचक वाक्य हम बोलते हैं या तभी हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे वो उत्तर नहीं आया ना तो भी अपने आप एक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी बच्चा हम देखते हैं कक्षा में, टीचर प्लीज मैं कम इन, हमारा हाँ या ना बोलने का उनको जरूरत ही नहीं है, या वो रुकते भी नहीं है, सीधा अंदर आए। अरे तो प्रश्न पूछा क्यों। जब भी तुम प्रश्न पूछते हो तभी सामने वाले व्यक्ति से जो उत्तर आता है उस उत्तर के मुताबिक आपको पालन करना होता है। आपका टोन भी कभी ऑर्डर देने वाला होता है, टीचर प्लीज मैं कम इन। टीचर को धमका रहे हो क्या। प्रश्न हमेशा, प्रश्न जब भी पूछते हैं तो हमारा टोन विनंतीदायक होता है बच्चों। हम रिक्वेस्ट टोन में बोलना चाहिए, और रिक्वेस्ट करना यानी नम्रता से बोलना, और ये भाव आना जरूरी है। इसीलिए हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमें विराम चिन्ह का पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके मुताबिक हमारे आवाज में चढ़ उतार होना जरूरी है। उसी मुताबिक हमारा आवाज ऊपर नीचे होना चाहिए। जिस प्रकार का हम वाक्य बना रहे हैं उस प्रकार के अनुसार हमें चिन्ह भी लगाना है,
और उसके अनुसार हमें आवाज़ में चढ़ उतार लाना जरूरी है। अगर आप इस चिन्हों का अच्छी तरह से अभ्यास करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका वाचन बहुत सुंदर होगा। आपको वाचन के जो मार्क्स है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसीलिए विराम चिन्ह के ऊपर ध्यान दो। यहाँ प्रश्नसूचक विराम चिन्ह या प्रश्नसूचक चिन्ह जब भी हम उस वाक्य को रीड करते हैं या जब भी हम इस प्रकार के वाक्य को हमारी भाषा में बनाते हैं तो उसे बोलते समय हमारा स्वर नम्रतादायक होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह होता है, या जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है उसके आगे प्रश्न चिन्ह होता है। पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, अचरज, एक्सप्रेशन। विस्मय का अर्थ देखो बच्चों, हर एक जो शब्द है उनका अर्थ मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है। और जब भी आपको यह प्रश्न चिन्ह पहचानने आएंगे या प्रश्न चिन्ह के बारे में लिखना होगा तो उस शब्द से ही आपको आंसर अपने मन में तैयार हो जाएगा। हर एक का मैंने आपको उसी प्रकार एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस आप वीडियो दूसरी बार भी सुन सकते हो। वीडियो का यही बेनिफिट है कि आप उसे बार बार सुनकर अपना टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, अचरज होना, अपने फीलिंग्स व्यक्त करना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना। अभी भावना या फीलिंग्स क्या होते हैं? भाव, एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं। हाँ, कभी हमारे घर में दुखदायक घटना हो जाती है या हमारे जिंदगी में कुछ सैड मोड़ आ जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी कुछ गंदी चीजें देखकर हमारे मन में घृणा निर्माण हो जाती है, गंदापन महसूस होता है। तो ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए हम कोई कोई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भाषा में शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और इन शब्दों के बाद जो चिन्ह का उपयोग होता है वो है विस्मयादि बोधक। यानी हमें वो बोध करना है कि वहाँ विस्मय एक्सप्रेशन जरूरी है। आपको सरप्राइज हुआ है ये आपके टोन से समझ में आना चाहिए। आपको दुख हो रहा है, देखो कोई कोई बच्चे दुख भरी बात भी अगर किसी ने कहा ना अरे आज रमेश क्लास में नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? तो कोई के ओ मिस उसके ना डैडी मर गए हैं, बड़े खुशी से बोलते हैं। क्या उसके डैडी ना बीमार है? नहीं बच्चों, ये दुख की बात है। तो आपके वाक्य में उसी प्रकार भाव प्रकट होने जरूरी है। ओ मिस उसके डैडी बहुत बीमार है, या अरे रे वो कल ही गुजर गए हैं मिस। इस प्रकार से हमारी बातें होनी चाहिए बच्चों, जिससे हमारे स्वभाव का भी पता सामने वाले व्यक्ति को हो जाता है कि इस बच्चों के मन में कितने फीलिंग्स है, यह बच्चा दूसरे के बारे में कैसे सोचता है। दुख की बात भी हम बड़े खुशी से कहेंगे, हंस हंस कर कहेंगे या मजे से कहेंगे। तो क्या क्या संबोधित करते हैं बच्चों आप? कि आप किसी की परवाह नहीं करते? ऐसी जिंदगी नहीं चलते बच्चों। हम समाज में रहते हैं, हमें एक दूसरे के भावनाओं का जतन करना है।
एक दूसरों के फीलिंग्स का आदर करना है बच्चों। और इसीलिए उसी प्रकार से वाक्य बातें करते समय या पढ़ते समय उस एक्सप्रेशन के साथ ही हमें बोलने ज़रूरी है। और ऐसे शब्द जो है जैसे कि अरे रे, हाँ, या कोई अच्छा काम करता है तो शाबाश, वाह, जब भी खुशी होती है ना, वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो वाह, शाबाश, अरे अरे। या कभी हमें गंदा लगता है तो छी, ऐसा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शब्द है इसके बाद हम विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क का उपयोग करते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? विस्मयादिबोधक या एक्सक्लेमेटरी मार्क का उपयोग करते हैं। यानी हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए या संबोध करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। उदाहरणार्थ देखो, मैंने दिए आपको, अरे कहाँ चल दिए। देखो यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तो मेरा वाक्य भी उसी प्रकार रीड होना चाहिए। अरे मुझे सरप्राइज हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ और कोई बच्चा बाहर जा रहा है तो मुझे आश्चर्य होगा, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं कहूँगी अरे कहाँ चल दिए, प्रश्न है, आश्चर्य हुआ है, तो वहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क का उपयोग हुआ है अरे इस शब्द के बाद में। उसी प्रकार दूसरा, छी छी, इतनी गंदगी कैसी। आपको मालूम है कभी कभी सडनली क्लास में बदबू आती है ना, तो हम एक्सप्रेस हो जाते हैं, छी छी, इतनी गंदगी कैसी। प्रश्न चिन्ह है, मैं आपको पूछ रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है क्लास में क्या होता है, बराबर ना। या सडनली बाहर कचरे की गाड़ी आ जाती है तो एकदम गंदी, तो आप मुझे आंसर दोगे टीचर बाहर कचरे की गाड़ी आई है। उसी प्रकार शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। शाबाश, मुझे खुशी हो जाती है किसी ने अच्छे काम करने पर। शाबाश, तूने अच्छे काम किए, या वाह अच्छे से रीडिंग किया, खुशी हो जाती है। खुशी को प्रकट करने के लिए शाबाश, वाह, इन शब्दों का उपयोग हो गया और उनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करना जरूरी होता है। तो प्रश्नसूचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आपको समझ में आए होंगे। छठा है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। बच्चों, उदाहरण चिन्हों का भी आपने हमेशा पढ़ते समय उपयोग देखा होगा। अभी ये चिन्ह है बच्चों, मैंने आपको पहले चिन्ह के बारे में जब भी बताया तभी आपको बताया कि जो पहले 5 विस्मयादि बोधक तक हम लोग ने जो सीखे ये चिन्ह है, जहाँ हमें फुल स्टॉप लेना या रुकना जरूरी है। आगे के जो प्रकार हम सीख रहे हैं ये चिन्ह है, उनका शुद्ध भाषा में उपयोग होना जरूरी है। तो उदाहरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा जो है उदाहरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं। एक दोहरा उदाहरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा इकहरा उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आपने देखे हैं ना पढ़ते समय इस प्रकार के चिन्ह, बराबर। तो जब भी दोहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह कभी इस्तेमाल होता है जब वाक्य किसी के मुंह का होगा। जैसे कि बादशाह ने कहा, उसके आगे का जो वाक्य है मुझे हरा घोड़ा चाहिए, तो मुझे हरा घोड़ा चाहिए ये हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। बादशाह ने कहा, कहा के बाद हमारा कॉमा आएगा और आगे का वाक्य डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि वो किसी की कही हुई बातें हम जैसे कि वैसे लिख रहे हैं। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन के बाद तुम दरबार में आईना लेकर आओ। तो बीरबल ने चित्रकार से कहा, यहाँ कॉमा आएगा,
और आगे का वाक्य हम जैसे कि वैसा लिख रहे हैं, वो मेरा वाक्य नहीं है या तुम्हारा वाक्य नहीं है, बीरबल ने कहा हुआ है, इसीलिए उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया जाता है। यानी क्या, तो जब जब किसी की कही हुई बातें, हाँ, किसी की कही हुई बातें हम वैसे की वैसे दिखाते हैं या लिखते हैं, तभी दोहरा उदाहरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? हाँ, जब भी किसी की बातें हम जैसे कि वैसे लिखते हैं, कथन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, दोहरे उदाहरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, कॉमा, जय जवान जय किसान। यह वाक्य मेरे है क्या? शायद मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, लेकिन ये वाक्य किसके हैं? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के वाक्य है, इसीलिए उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे गए हैं। उसी प्रकार इकहरा उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसका भी हम लेखन में उपयोग करते हैं। कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई बात, किसी का नाम आता है, किसी किताब का नाम आता है, या किसी का उपनाम रहता है, तो यह दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखो, मधुशाला, यह किताब का नाम है और मुझे ये दिखाना है कि ये समथिंग स्पेशल, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसका इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, महत्व दिखाने के लिए उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रही हूँ। मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्य कृति है। या मैंने आपको लास्ट वीक में बसंत गीत सिखाया, कविता ना, बसंत गीत कविता सिखाई। तो अगर मैंने उसमें 2 वाक्य आपको दिए हैं अर्थ लिखने के लिए, तो आपको मेंशन करना है कि यह वाक्य बसंत गीत इस कविता से है। तो बसंत गीत इस शब्द को आपको सिंगल इन्वर्टेड में लिखना होगा, क्योंकि वो कविता का नाम है। आई बात समझ में? हाँ, तो इकहरा जो उदाहरण चिन्ह है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है, वो क्या करते हैं हम लोग, उसका जो का तो उद्धृत करने यानी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जो नाम है, उपनाम है, या किसी पुस्तक का नाम है, कविता का नाम है, पाठ का नाम है, उसके ऊपर बल देने के लिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग किया जाता है। आगे हम सीखेंगे 7वां चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक, योजक यानी 2 या अधिक शब्दों को जोड़ने या तुलना करने, या युग्म, शब्द युग्म आपको आते हैं ना एग्जाम में, कविता होती है तो कविता का प्रश्न आता ही है कि कविता में आए हुए शब्द युग्म, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे बाद में, हमारी कविता जो है, हाँ, तो शब्द युग्म आपको लिखने के लिए आते हैं। तो ये जो 2 शब्द जब ये आते हैं ना, उसको लिखते समय वो दोनों का अलगपन दिखाने के लिए उसके बीच में डैश डाला जाता है। वो जो डैश है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योजक। वो योजक चिन्ह है क्योंकि उसके साथ में योजना की है। उदाहरणार्थ, मजूर दिन रात काम करता है, तो दिन और रात, दिन अलग चीज है, रात अलग चीज है, तो उसके बीच में क्या आएगा? डैश आएगा। आप कहेंगे कॉमा क्यों नहीं आएगा? यहाँ हम उसको जोड़ रहे हैं, जोड़ शब्द करके इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन रात। समझ में आया ना? दिन रात। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखो, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो, तो माता पिता साथ में ले रहे हैं दोनों शब्द, माता पिता ऐसे नहीं बोल रहे, माता पिता को प्रणाम करने, माता पिता को प्रणाम करो, यानी ये 2 अलग शब्द है लेकिन उसको हम साथ में बोल रहे हैं। तो ऐसे साथ में जो शब्द बोले जाते हैं उसे
क्या करते हैं, उसके बीच में डैश डाला जाता है और वो डैश को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। आई बात समझ में? हाँ, इसी प्रकार युग्गम, युग्गम जो शब्द है, शब्द युग्गम कविता में राइमिंग वर्ड्स ना, तो ये राइमिंग वर्ड्स जो रहते हैं, जैसे कि बसंत गीत, आपको मैंने कविता सिखाई है बसंत गीत, तो वो कविता सीखते, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो तुरंत खोलो, उसमें जो राइमिंग्स वर्ड रहते हैं, सजी आयो रे वसंत ऋतु, सजी आयो अजी गायो गाओ रे ऋतु बसंत सजो आयो, उसके बाद कली कली, कली कली के देखो कली कली डबल इस्तेमाल किया है, तो उसके बीच में डैश डाला है, ये है योजक चिन्ह। उसके बाद कलोल कुसुम मन मंद मंद, 2 बार इस्तेमाल हुआ है मंद मंद, हाँ लेकिन अलग अलग है ना, मंद मंद, तो वहाँ सही योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। उसी प्रकार गुनगुन, उसके बीच में भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल हो गया है। अगर इस कविता से आपको ये 2 पंक्तियां मैंने दी कि कली कली करत कलोल कुसुम मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन मधु मकरन चुरायो, इस वाक्य में आपको अगर संयोग चिन्ह इस्तेमाल करने के लिए मैंने दिया, मैंने निकाला है वो संयोग चिन्ह, तो आपको कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, कली कली के बीच में, मंद मंद शब्द के बीच में, गुनगुन शब्द के बीच में, अलग अलग पन दिखाया है उसका, कॉमा नहीं डालना है उसको, वो बार बार कंटिन्यू इस्तेमाल किया है, जोड़ दिया है उनको। और वो जोड़ना दिखाने के लिए, जैसे आपको मालूम है एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी से जोड़ना है तो हम लोग को बीच में रस्सी या चेन बांधनी पड़ती है ना, तो ये योजक चिन्ह उन शब्दों को जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार शब्द युग्म शब्द लिखो, परीक्षा में उत्तर आया तो आपको मुस्कायो चुरायो, ये 2 शब्द जो है ये युग्म शब्द है, तो उनको लिखते समय मुस्कायो कॉमा चुरायो नहीं, तो मुस्कायो डैश चुरायो, इस प्रकार उत्तर लिखना होता है और वहाँ योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार आगे की कविता दिखाएंगे आप, तो सुहनी सुगंध उड़ायो गीत कोयलिया गायो, तो यो शब्द आया है ना, तो उड़ायो और गायो, तो इन दोनों शब्दों को लिखते समय आपको युग्म, ये दोनों युग्म शब्द है, और इन दोनों शब्दों को लिखते समय आपको क्या करना है, वहाँ बीच में डैश डालना है, कॉमा नहीं डालना है। उसी प्रकार आगे की कविता में भी है, अरु बोर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो, तो छायो बरसायो, इन शब्दों को भी लिखते समय आपको छायो बरसायो ऐसे सीधे नहीं आप लिख सकते, या कॉमा डाल के नहीं लिख सकते, तो यह युग्म है, वो जोड़ है, एक कविता के सेंटेंस को दूसरे शब्द के राइमिंग्स वर्ड लेकर जोड़ दिया है, रिदम पैदा की गई है, तो वहाँ छायो बरसायो ये युग्म शब्द लिखते समय भी आपको संयोजक चिन्ह का इस्तेमाल करना होगा। तो बच्चों 7वीं कक्षा में आपको इन 7 चिन्हों का इस्तेमाल करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपकी भाषा और वाचन में सुधार आने वाला है। आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह के ये 7 प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू बॉयज, टेक केयर।